Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will talk about the remaining questions of chapter demography. So last video में हमने almost 50% questions attempt कर लिए हैं and next 50% questions जो demography chapter से या topic से बनते हैं important questions वो हम इस video में discuss करेंगे. So let's begin the video. सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो इन 1977. सो यहाँ ये जो पहला पॉइंट है ये कंटिन्यूटी में है. लास्ट वीडियो जिसने देखी होगी उसे पता होगा कि 1952 की हम बात कर चुके थे कि 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था. ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में आ चुका था. लेकिन 1977 में क्या चेंज आता है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो वो क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं इसी प्रोग्राम को, एंड फिर इसका नाम हो जाता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि अगर पूछा जाए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो आपका आंसर 1952 होगा. लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम तो 1977 हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर वर्ड ऐड कर दिया गया था. वेलफेयर मतलब कल्याण. सो यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव लोगों को इसका पॉजिटिव ओपिनियन देने के लिए कि ये एक अच्छी चीज़ है, कल्याण के लिए है फैमिली प्लान करना. सो यहाँ पे वेलफेयर वर्ड को ऐड किया गया था. उसके बाद देखने को मिलता है कि 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. फिर नेक्स्ट 2015 में फाइनली जो अभी जो चल रहा है मिशन परिवार विकास, ये लॉन्च किया गया 2015 में टू कंट्रोल द फैमिली साइज एंड फॉर फैमिली प्लानिंग. सो फाइनली अभी जो योजना चल रही है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो किस नाम से चल रहा है, मिशन परिवार विकास के नाम से. कब आया, 2015 में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ये कवर करता है 146 डिस्ट्रिक्ट्स को. अब ये 146 डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों ऑफ 7 स्टेट्स, राइट. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 7 स्टेट्स के 146 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है. अभी 7 स्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये 7 स्टेट्स में देखा गया कि ये 7 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया की 44% पॉपुलेशन तो इन 7 स्टेट्स में ही है ना. तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब चेक किया गया टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट इन स्टेट्स का 3 या 3 से अबव था. इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जब चेक किया गया तो 44% टोटल पॉपुलेशन का ये 7 स्टेट्स के अंदर ही आता है. इसलिए 7 स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके नाम भी एक बार से आपको दिमाग में रहने चाहिए. तो कौन कौन से हैं, यूपी तो होगा ही. यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. तो यूपी है, उसके बाद बिहार है, फिर राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम. ठीक है, तो ये 7 स्टेट्स हैं. एक बार से आप रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में इस तरीके से इनके नाम भी रहने चाहिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को. यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है. अगला क्वेश्चन होता है कि फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़ का, जिसे हम पखवाड़ा बोलते हैं हिंदी में. सो ये एक पखवाड़े की तरह मनाया जाता है. इसमें आप देखोगे 2 पखवाड़े होते हैं. जून 27 से जुलाई 10 तक एक 14 डेज़ का चलता है पखवाड़ा, एंड जुलाई 11 से जुलाई 24 का अगेन नेक्स्ट फोर्टनाइट चलता है. तो इसके टास्क क्या रहते हैं, सपोज ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो हम देख पा रहे हैं जून 27 से जुलाई 10 तक, इसमें ये दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा होता है और मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट इंग्लिश में बोलेंगे. ठीक है, जुलाई 11 से जुलाई 24 तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा होता है जिसको हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट बोलते हैं. तो यहाँ पे दंपत्ति संपर्क, लोगों से मिल के उनको जागरूक किया जा रहा है, और यहाँ पे स्थिरता कैसे लानी है पॉपुलेशन में वो सब बताया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है. इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक. सो यहाँ पे ये जो है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 20 ईयर नली पैरस फीमेल. अगर कोई नली पैरस फीमेल है मीन्स वो पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, और कभी प्रेग्नेंट तो नली ग्रेविडा कहलाएगी. नली पैरस मीन्स उसने कभी उसकी कोई भी प्रेगनेंसी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है, राइट. तो उसकी किसी भी प्रेगनेंसी ने वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है, वो नली पैरस है एंड 20 ईयर ओल्ड है. तो उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पिल्स सही ऑप्शन रहेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस पूछे जाते हैं. 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस कौन कौन से आपको पता होने चाहिए.
जैसे फर्टिलिटी, मैरिज, मॉर्टिलिटी, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले जन्म होता है तो वहाँ से फर्टिलिटी याद रख सकते हो, फिर मृत्यु, मॉर्टिलिटी, बीच में शादी तो करनी पड़ती है तो मैरिज, और इधर उधर हो गए तो माइग्रेशन, और अगर अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई तो सोशल मोबिलिटी आ जाती है, मतलब आप लोअर स्टेटस से आपका हायर स्टेटस पहुंच जाएगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये मतलब कैसे भी याद रख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रूड बर्थ रेट। अब ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चंस बीच में कहीं से कुछ आ रहा है ना, सो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बट मैंने जब ये नोट्स बनाए थे स्पेसिफिकली मैंने अपने लिए बनाए थे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये शेयर भी करूँगी। बट अभी कुछ स्टूडेंट्स का है कि दे वांट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नोट्स वो चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोट्स जो हैं उतने वेल रिटन नहीं है, उतने ऑर्गेनाइज नहीं है कि आप लोगों को एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिल सके। लाइक कंटेंट अच्छा है, कंटेंट 100% अच्छा है, नो डाउट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें से बहुत सारे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का भी, आगे के जो पेजेस होंगे और उसमें थोड़ा और भी ज़्यादा कंजस्टेड राइटिंग हो सकती है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिटर्न करके यहाँ पे जितना हो सकता है उतना रिटर्न करके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूरा लिखवाती जाऊँ। या फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रूड, ये वाले क्वेश्चन पे। क्रूड बर्थ रेट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स। सो ये सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी क्यों है? क्योंकि ये इसमें क्या आता है, इसमें किसकी बात की जाती है? इसमें मिड ईयर पॉपुलेशन की बात की जाती है। सो क्या होता है क्रूड बर्थ रेट? यहाँ पे रैशनली में बताया भी गया है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। सो मिड ईयर पॉपुलेशन की वजह से हम इसको सिंपलेस्ट मेथड मान सकते हैं। एंड और इसी तरीके से आप क्रूड डेथ रेट देखोगे तो वो भी ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ डेथ्स, वेट, हाँ, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, सो हमको यहाँ पे थोड़े बहुत आंकड़े भी पता होने चाहिए कि अभी बर्थ रेट जो है, क्रूड बर्थ रेट, वो इंडिया का 20.0 चल रहा है, एमपी का 24.6 चल रहा है। और क्रूड डेथ रेट की अगर हम बात करें तो क्रूड डेथ रेट SRS 2020 में का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 6.2 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल ग्रोथ रेट हम किसे बोलते हैं। सो एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एनुअल ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या क्या फॉर्मूला होता है। उस बेसिस पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहेंगे, बट आपको तो पता है कि आंसर क्या है, तो आप वहाँ से आराम से अपना 1 मार्क सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक डेमोग्राफी के भी कुछ और पॉइंट्स भी बचे हैं, सो वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया का जो डेटा है वो बताया गया कि टीनेज प्रेगनेंसी इंडिया में जो रेशियो चल रहा है वो 62 पर 1000 फीमेल्स चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे ये कवर क्लियर हो गया होगा। टीनेज प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ व्हेन यू आर टीनेजर, लाइक टीनेजर मीन्स 13 to 19। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो पता ही होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेंसस पॉपुलेशन काउंट इज़ इन रेफरेंस टू 1 मार्च। इसका मतलब ये है कि जब सेंसस पॉपुलेशन काउंट किया जाता है तो वो 1 मार्च से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक विंडो। क्या होता है डेमोग्राफिक विंडो, ये आपको पता होना चाहिए। सो वो टाइम व्हेन वर्किंग एज इज़ मोर मीन्स, जब वो टाइम मतलब एक अच्छा टाइम है, विंडो है और ये विंडो एक अच्छा विंडो है, मतलब इसमें वर्किंग एज जो है वो ज़्यादा होगी। किसी भी कंट्री के पास जो वर्किंग एज है, जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, यूथ ज़्यादा होगा। जैसे हमारे इंडिया के पास अभी यूथ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, हम कैसे चेक करेंगे? जब हमारे पास अंडर 15 साल से जो छोटे हैं वो लेस देन 30% हों केवल, और हमारी कंट्री में जो अबव 65 हैं वो लेस देन 15% हों। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये डेमोग्राफिक विंडो, इसको हम डेमोग्राफिक विंडो कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रैप हम तब बोलते हैं जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही होती है, और बढ़ने का रीज़न ये होता है कि जो बर्थ रेट है वो तो बहुत अच्छे से मतलब तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है स्टेज 2 में, जो कि अर्ली एक्सपेंडिंग
स्टेज है ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। और ये आई थिंक ये मैंने पूरी साइकिल्स कवर किए हैं लास्ट वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ रेशियो। सो ग्रोथ रेशियो कैसे, ग्रोथ रेट इंटू 100, इस तरीके से हम ग्रोथ रेशियो निकाल सकते हैं। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें मतलब पॉपुलेशन पिरामिड से बनते हैं, और ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, मैंने देखे भी हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। सो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कुछ पिरामिड्स दिख रहे होंगे आपको, ये है जिसका बेस ब्रॉड है, और ये कुछ बंडल शेप का आपको पिरामिड दिख रहा है। सो ये अलग अलग तरीके के पिरामिड अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग उनके ग्रोथ पैटर्न को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप पिरामिड देखोगे तो इसका जो ये है इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस, राइट, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे ही होता है ना। सो बाई एक्सिस पे आप एज, बाई एक्सिस पे क्या चलता है, एज चलती है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन चलती है, क्या चलती है, पॉपुलेशन चलती है। तो अगर आप देखोगे कि जिस भी पिरामिड का बाई एक्सिस लंबा है, ठीक है, बाई एक्सिस ऊंचा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ के लोगों की एज जो है वो उतनी ही ज़्यादा है, राइट। सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा, मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पिरामिड बना रहे हैं, यहाँ पे चल रही है पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पे, और मैं इधर लिख दे रही हूँ एक्स एक्सिस, और इधर चल रही है हमारा एज चल रही है, और ये चल रही है बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बाई एक्सिस जितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा लंबाई है बाई एक्सिस के पास, वो लेंथ, बाई एक्सिस का लेंथ शो करेगा कि उतना ज़्यादा एज तक उस देश के लोग उतना ज़्यादा एज तक सर्वाइव करते हैं, और उतना ज़्यादा उनकी उस कंट्री के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर ये होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखोगे कि आपके पास ये जो एक्स एक्सिस पे ब्रॉड बेस मिल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस ज़्यादा है, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस है वो आपको अल्टीमेटली क्या दिखा रही है, यहाँ पे जो एज, इस तरीके से एज बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो तो चिल्ड्रंस होंगे, यूथ होगा, राइट, और यहाँ पे जो लोग होंगे वो कौन से होंगे, जो ओल्ड हैं, एल्डर पीपल हैं, वो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री का एक्स एक्सिस पे ब्रॉड बेस दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो यूथ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि अगर बेस ब्रॉड है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यंग एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कंट्री में, ठीक है। और अगर बाई एक्सिस जो है वो ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि उस कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पिरामिड से कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अब इंडिया को देख लो आप, तो इंडिया में जो है ये आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस जो है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे अगर आप स्विट्ज़रलैंड का ये देखोगे पिरामिड, एज पिरामिड, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस छोटा है इंडिया के पिरामिड के कंपैरिजन में, ठीक है, ये छोटा है और ये तो बड़ा है। तो आप देख पा रहे हो कि इंडिया में जो 15 to 19 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, और स्विट्ज़रलैंड में जो 15 to 19 ईयर की पॉपुलेशन है वो केवल इतनी सी है। यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इस तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे इसमें पिरामिड में तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो 45 से 49 ईयर्स की पॉपुलेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड के पास सबसे ज़्यादा 45 से 49 ईयर की पॉपुलेशन है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा 15 to 19 ईयर्स के यानी कि यंग लोग हैं, और स्विट्ज़रलैंड के पास सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो 49 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यंग तो नहीं कह सकते बट एल्डर हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम पिरामिड से कॉन्क्लूशंस निकाल सकते हैं कि बंडल शेप पिरामिड क्या शो कर रहा है कि इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट, यहाँ पे जो अडल्ट लोग हैं ना, पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट ये ज़्यादा है बंडल शेप पिरामिड में, है ना, और इंडिया के में आप देखोगे तो पॉपुलेशन ऑफ यंग एज ज़्यादा है। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन टू पिरामिड्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में। सो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि उस पॉपुलेशन का रेशियो जो डिपेंड है
किन पे डिपेंड है? डिपेंड उन पे होगी जो वर्किंग पॉपुलेशन है। सो वर्किंग पॉपुलेशन हमने बात की कि 15 से 65 साल के अंदर अगर आप हो तो आपको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग हम 14 ईयर से छोटे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकते, काम नहीं दे सकते, फिर वो गलत माना जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। चाइल्ड लेबर हम नहीं अलाउ है ना। सो हम अगर वर्किंग एज लेते हैं तो वो 15 से 65 वाले लोग लेते हैं। तो 15 से 65 वाले लोगों के ऊपर कौन लोग डिपेंड होंगे? या तो जो 15 से छोटे हों या जो 65 से ऊपर हों। तो इसी के रेशियो को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा सा है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लिटरेट। ये भी काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो ये भी मैंने डाला हुआ है और यहाँ पे शायद क्वेश्चन मैंने 1 या 2 पेपर में देखा भी था। तो डेफिनेशन ऑफ लिटरेट, इंडिया के अकॉर्डिंग एक लिटरेट पर्सन यानी कि एक शिक्षित नागरिक हम किसको कहेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। वन हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज एंड एज उसकी होनी चाहिए 7 साल से ऊपर। यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जो एक भाषा को पूरी अच्छे तरीके से, कोई सी भी एक भाषा उसको अच्छे से पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, समझ लेता हो और साथ ही साथ उसकी एज जो है वो 7 साल से ऊपर की हो, तब हम उसे लिटरेट कहेंगे। यानी कि अगर 5 साल का कोई बच्चा है, वो पढ़ लिख लेता है, बोल लेता है इंग्लिश वगैरह या हिंदी जो भी है उसकी जो भाषा है रीजनल, सारा कुछ बोल लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, तब भी हम उसे शिक्षित नहीं कहेंगे, अशिक्षित में आएगा, वो अशिक्षित कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये इंडिया की डेफिनेशन है कि आपको 7 साल से ऊपर ही लिटरेट बोला जाएगा। और उसके साथ कंडीशन भी रखी गई है कि आप एक लैंग्वेज को लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। UN का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। UN क्या कहता है कि रीड, राइट अ सिंपल सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। UN के अकॉर्डिंग आपकी को कोई भी एक भाषा में एक सिंपल सेंटेंस लिखना आता है और पढ़ना आता है तो हम आपको शिक्षित यानी लिटरेट बोलेंगे, आपको लिटरेट कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। सो ये डेफिनेशन थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर आते हैं हम कुछ फर्टिलिटी रेट्स हैं यहाँ पे, और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आते ही आते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोग्राफी टॉपिक। सो ये एज़ पर पार्क यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये एज़ पर पार्क ये जो डेफिनेशंस हैं। सो आप देख सकते हो, कंटेंट पे आप रिलाई कर सकते हो। मेरे को जो चीज़ें बुक से मिली मैंने बुक से लिखी थी, और जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक हैं, इसमें कोई भी मतलब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फर्टिलिटी रेट। सो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज आपको इस यहाँ से पता चली गई, वैसे तो आपको पता ही होगी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिख दिया अलग से, अगर कन्फ्यूजन हो तो भूल ना जाए इसलिए। रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 to 49 ईयर। तो अगर 15 to 49 ईयर की 1000 फीमेल्स हैं, उन पे जो जितने भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ हो रहे हैं, 1000 फीमेल्स के जितने बच्चे हो रहे हैं एक साल में, उसको हम बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। तो ये तो और भी आसान हो गया कि वही हम जो 1000 फीमेल्स ले रहे थे रिप्रोडक्टिव एज वाली, उन्हीं की शादी करा दो। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो 1000 औरतें होनी चाहिए वो रिप्रोडक्टिव एज की भी हों, ठीक है, लेकिन वो मैरिड हों बस, क्योंकि यहाँ पे मैरिटल लगा हुआ है ना, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1000 वो औरतें देखनी हैं जिनकी शादी हो रखी हो, मतलब वो मैरिड हों, उनकी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आती हो, मतलब 15 से 49 ईयर्स के अंदर आती हो, और उन 1000 औरतों पे जितने लाइव बर्थ हुए, जितने बच्चे पैदा हुए उन 1000 औरतों के ऊपर एक साल में, उसको हम बोलेंगे जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। क्लियर? नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। सो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ फीमेल हैव इन हर रिप्रोडक्टिव एज अज्यूमिंग सेम फर्टिलिटी पैटर्न। तो यहाँ पे मैरिटल की भी बात नहीं की गई है या 1000 फीमेल्स की भी बात नहीं की गई है। इट्स वेरी सिंपल कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कोई भी फीमेल है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज यानी 15 to 49 ईयर्स की एज में अगर वो अपना फर्टिलिटी पैटर्न उसका सही रहता है, मतलब किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं आती है, मॉर्टिलिटी फेस नहीं करती है, मॉर्बिडिटी फेस नहीं करती है, अगर उसका पैटर्न जो है पूरा सेम रहता है थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज, तो वो कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कर सकती है वो कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस रिप्रोडक्शन
वेट, हाँ, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, जब हमने टोटल फर्टिलिटी रेट एक बार समझ लिया तो हमारे को आसान हो जाएगा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट भी समझना और नेट रिप्रोडक्शन रेट भी समझना। बस हमको टोटल फर्टिलिटी रेट पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या कहता है कि वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब क्या, जो 15 से 49 के एज के बीच में आती हैं, उनसे कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, वो कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को जन्म देंगी अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव एज में, अगर उनका जो पैटर्न है, किसका, फर्टिलिटी पैटर्न जो है वो सेम रहे तो, है ना। तो ये हमने टोटल फर्टिलिटी रेट समझ लिया। अब हमें ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट समझना है। तो बस इतना याद रखना है कि जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट में हम बात करते थे कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हो रहे हैं फीमेल के, यहाँ पे हमें बात करनी है कि एवरेज नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो रही हैं। मतलब पूरी डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन पूरी वही रहेगी कि एक वुमेन है, वुमेन क्या है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, उसका पैटर्न, उसका जो फर्टिलिटी पैटर्न है वो सेम है, और वो उसकी फर्टिलिटी पैटर्न सेम है, और वो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है वो, और उससे वो कितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स को बर्थ देगी, कितनी गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं पाऊँगी शायद, गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती है, वो हो जाता है आपका ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, हाँ। सो नेट रिप्रोडक्शन रेट, अब ये क्या है, नेट रिप्रोडक्शन रेट कहता है कि नंबर ऑफ़ डॉटर्स a newborn girl will bear during lifetime assuming same fertility pattern। so नेट रिप्रोडक्शन रेट में आपको सबसे पहले याद, कुछ नहीं अगर याद आ रहा है, डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, सब कुछ ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नेट रिप्रोडक्शन एन से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे हमें न्यूबॉर्न गर्ल की बात करनी है, और न्यूबॉर्न गर्ल का भी हमारा को एन से, ये याद रखना है हमें कि ये भी नेट रिप्रोडक्शन रेट एन से और न्यूबॉर्न गर्ल एन से। ये तो ट्रिक हो गई कि हम ऐसा दिमाग में रख सकते हैं। बाकी ये रियलिटी में क्या होता है कि एक न्यूबॉर्न गर्ल पैदा, ठीक है, एक न्यूबॉर्न गर्ल हुई, मतलब एक गर्ल पैदा हुई है, सो उस गर्ल के भी कितने आगे वो गर्ल्स पैदा करेगी। ठीक है, एक बच्ची पैदा हुई है, अब वो बच्ची आगे फ्यूचर में उसका फर्टिलिटी पैटर्न अगर सेम रहे तो वो आगे कितनी और बच्चियों को जन्म देगी, उसको हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया, कॉन्सेप्ट याद ना आए, तो आपको ऐसे याद रखना है एन और एन। ठीक है, नेट रिप्रोडक्शन रेट और यहाँ पे न्यूबॉर्न गर्ल का एन, इस तरीके से आप याद रखोगे, तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे न्यूबॉर्न गर्ल के कितनी गर्ल हो रही हैं फ्यूचर में, उसके बारे में बात करनी है अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट की बात हो रही है तो। सो हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है रिलेटेड टू डेमोग्राफी, और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे। इस तरीके से अपना प्यार, अपना जो ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर बरकरार रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आपका अपकमिंग एग्ज़ाम कब है, या वीडियोस कितनी जल्दी आने चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैं अपने वीडियोस बनाना इसलिए रोक दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि राइटिंग भी बहुत गंदी है मेरे नोट्स में, तो शायद हेल्पफुल ना रहे, और अब बहुत सारा कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या ही ज़रूरत है। बट ठीक है, अगर एक थोड़ी बहुत हेल्प हो पा रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।